हेलो दोस्तों, अभी हमारी जो लाइव वीडियो थी वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से रुक गई थी। ठीक है, तो हम दोबारा से वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया की एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग हियर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर अगर आप सीरम फेरेटिन देखोगे, इन दैट केस सीरम फेरेटिन विल डिक्रीज बिकॉज आयरन डिक्रीज है। ठीक है, सीरम आयरन की बात करें, इट इज ऑल्सो डिक्रीज, सीरम फेरेटिन इज डिक्रीज। ओके, और ट्रांस फेरेटिन सैचुरेशन इज ऑल्सो डिक्रीज। तो सारी कंडीशन आप देख सकते हो। फर्स्ट इज अ सीरम फेरेटिन डिक्रीज हो गई है। ठीक है, और उसकी वजह से परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सैचुरेशन इज ऑल्सो डिक्रीज एंड सीरम आयरन लेवल इज ऑल्सो डिक्रीज। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सारी चीज़ें डिक्रीज हो जाती हैं। बट जब सारी चीज़ें डिक्रीज हो गई, इन दैट केस व्हाट हैपेंड कि जो बाइंडिंग साइट है, आयरन की बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, वो क्या है, टोटली ओपन बिकॉज देयर इज नो आयरन इज अवेलेबल इन टू द सीरम। दैट्स वाई ऑल द बाइंडिंग साइट आर ओपन। ठीक है, ओपन है तो वहां जैसे ही आयरन आएगा वो तेजी से बाइंड करेगा। दैट्स वाई द टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। ओके, total iron binding capacity will increase. This is the situation. okay, इसको ध्यान रखना है, एमसीक्यू बनता है यहाँ से। इसके बाद दूसरा हमने लिया सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया। सिडेरोब्लास्टिक, ठीक है, सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया। और सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया के अंदर क्या होगा, देखिए सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया के केस में आयरन क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब आयरन इंक्रीज होगा तो सीरम फेरेटिन ऑल्सो इंक्रीज। ओके, सीरम फेरेटिन इंक्रीज व्हेन द सैचुरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज, ट्रांस ferritin saturation percentage will also increase, and after that the serum iron is also increase. Now the all the sites are saturated because a lot of iron is present into the serum. That's why all the iron binding sites are saturated. Okay, that's why there is no space is available for the binding again iron molecules. Okay, so क्या होगा, total iron binding capacity will decrease. Okay, just याद रखना है इसको। ठीक है, कि सिडेरोब्लास्टिक जो अनीमिया होगा उसके अंदर क्या होता है, आयरन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज। तीसरा आता है यहाँ पे, हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे, दैट इज अ थैलेसीमिया ट्रेट। थैलेसीमिया ट्रेट, ओके, थैलेसीमिया ट्रेट के अंदर क्या होगा, ऑल द लेवल विल नॉर्मल, सारे लेवल्स क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, जब आयरन का लेवल नॉर्मल है, आयरन का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा, जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है दैट विल बी नॉर्मल। सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया के अंदर क्या हुआ, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज एंड टोटल आयरन विल इंक्रीज, चाहे वो सीरम फेरेटिन हो, चाहे ट्रांसफेरेटिन सैचुरेशन परसेंटेज हो, या फिर सीरम आयरन हो, दीज आर इंक्रीज इनटू द सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया। बट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में आयरन कम हुआ है तो सारी चीजें कम हो जाएंगी, बट टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। ओके, और थैलेसीमिया ट्रेट को अगर हम देखेंगे तो ऑल थिंग्स आर नॉर्मल। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के ऊपर। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ओके, ये किस वजह से होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बिकॉज वी आर टेकिंग लेस आयरन इनटू द फूड। ओके, डिक्रीज आयरन इनटेक, डिक्रीज आयरन इनटेक। ओके, उसकी वजह से क्या हुआ, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से न्यूट्रिशनल अनीमिया हो गया, और ये कॉमनेस्ट रीजन है इंडिया के अंदर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया इन इंडिया। ओके, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंडिया, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। ओके, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है।
डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन और समटाइम इंक्रीज द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो सकती है, ओके, इंक्रीज रिक्वायरमेंट। मोस्टली सारी चीजें हम लोग लिखेंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे और केवल सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस, एक्स्ट्रा अमाउंट मीन एक्स्ट्रा ब्लड लॉस। जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, इन दैट केस ऑल्सो, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। देखिए आयरन इनटेक यदि कम हो गया, ठीक है, डिक्रीज द आयरन इनटेक, तो क्या होगा, मिल्क इज द पुअर सोर्स ऑफ द आयरन। आयरन का दूध जो है वो आयरन की एक पुअर सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क ऑफ द डेफिशिएंसी हो सकती है किसके अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर, बिकॉज चिल्ड्रंस मोस्टली क्या है, दूध के ऊपर रहते हैं, दूध पीते हैं, ठीक है। और एल्डरली पेशेंट के केस में क्या होगा, एल्डरली पीपल जो होंगे उनके अंदर रिडक्शन होता है ड्यू टू द डिक्रीज एपेटाइट। कई बार उनको भूख कम हो जाती है, ठीक है, या रिडक्शन एपिटाइट मतलब डिक्रीज एपिटाइट, और ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है। उसकी वजह से क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया अगर एब्जॉर्प्शन कम होता है तो किस केस में एब्जॉर्प्शन कम होता है, जैसे अभी फार्मा की क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, फाइटेट्स, और व्हेन यू आर टेकिंग लेस अमाउंट ऑफ द विटामिन सी, इन दैट केस ऑल्सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज, ओके। इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन होने की वजह से, माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो सिलिएक स्प्रू, सिलिएक स्प्रू के अंदर क्या है, ये एक जीआईटी इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर है, ओके। तो इसके अंदर क्या है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और क्या हो सकता है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी की गई है किसी की, है ना, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द हाई स्पीड ऑफ पेरिस्टाल्टिस, और उसकी वजह से क्या होगा, जब हाई स्पीड ऑफ पेरिस्टाल्टिस हो जाएगी तो स्टोमक एम्पटी बढ़ जाएगा, जल्दी तेजी से, फास्ट, जैसे ही खाना खाया सीधा नीचे चला गया, स्टोमक में रुका ही नहीं। इन दैट केस ऑल्सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैन हैपन, ओके। मीन ट्रांजिएंट टाइम जो है, ट्रांजिट टाइम ऑफ जीआईटी दैट विल बी डिक्रीज। रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, रिक्वायरमेंट किस टाइम पे बढ़ सकती है, ग्रोइंग एज, अगर बच्चे की ग्रोइंग एज है, इन दैट केस ऑल्सो कैन इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन, ओके। और फीमेल्स के अंदर पर्टिकुलरली इन केस ऑफ प्रेगनेंसी और द लैक्टेशन टाइम, इन दैट टाइम ऑल्सो कैन बी इंक्रीज द रिक्वायरमेंट। कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा। और अगर ब्लड लॉस हो जाए तो उस केस के अंदर भी क्या होता है, ब्लड लॉस होने की वजह से क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। और मोस्टली हमने एक डिस्कस किया था कि ब्लड लॉस मोस्टली एक्सीडेंट वगैरह, ये सब चीज़ें तो लोगों को याद रहती हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, है ना, ये सब चीज़ें याद होती हैं, बट भूलने वाली चीज़ जो है वो कौन सी है, हुक वॉर्म इन्फेक्शंस, हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन। हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन के अंदर क्या होता है, और ये चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, इन दैट केस ऑल्सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैन अकर, ओके, बिकॉज ड्यू टू द अलॉट ऑफ ब्लड लॉस। एंड पाइल्स के केस में पेप्टिक अल्सर डिजीज एडल्ट में ये देखने को मिलेगा, मैलिग्नेंसी ऑफ जीआई ट्रैक्ट ये एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म, किस तरीके से होता है। तो देखिए 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन होगा आयरन का, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन होगा, और तीसरा क्या होगा, स्टोरेज ऑफ द आयरन, ठीक है, आयरन का स्टोरेज होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन कैन प्रेजेंट इनटू द 2 डिफरेंट फॉर्म्स, जो आपको पता है, ठीक है, आप ऑलरेडी सारे लोग पढ़ के बैठे हो इन चीज़ों को। तो एक तो Fe2+ होता है, ठीक है, और दूसरी फॉर्म क्या होती है, Fe3+, ओके, ये 2 फॉर्म होती हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, द फॉर्म ऑफ द आयरन इज यूटिलाइज्ड फ्रॉम द पर्पज ऑफ द एब्जॉर्प्शन, कौन सी फॉर्म एब्जॉर्प्शन होगा,
एब्जॉर्ब होती है ये वाली फॉर्म, ठीक है, 2 Fe2 फॉर्म, ये फॉर्म एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए ये चाहिए होती है। जबकि ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, ट्रांसपोर्टर्स ऑफ द विच एंट्री फ्रॉम द आयरन टेकिंग प्लेस इन दिस बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ये डाइवेलेंट मेटेलिक ट्रांसपोर्टर होते हैं, डाइवेलेंट, ठीक है, और वो किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, Fe2 को, बिकॉज दे आर डाइवेलेंट, ठीक है। अब डाइवेलेंट मेटेलिक ट्रांसपोर्ट जो हैं आयरन के, ये लुमिनल सरफेस पे होते हैं, ठीक है, बिकॉज ओनली द एब्जॉर्प्शन ऑफ Fe2 आयरन, इसकी वजह से यहाँ पे केवल और केवल Fe2 ही एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। और मोस्टली जो हम फूड से लेते हैं, हरी सब्जियां वगैरह से, वहाँ पे हमें कौन सा आयरन मिलता है, Fe3। इन दैट केस द एब्जॉर्प्शन कैन डिक्रीज, मतलब बहुत कम एब्जॉर्प्शन होगा इन कंपेरिजन टू जो आयरन हमें मीट से मिलता है, ठीक है, उसके कंपेरिजन में, बिकॉज मीट से डायरेक्टली Fe2 की फॉर्म में मिलता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए, दैट इज द ड्यूटेनम, याद रखना है, दैट इज द ड्यूटेनम, मोस्ट कॉमन साइट। 2 MCQ बन सकते हैं, कौन सी फॉर्म ट्रांसपोर्ट होती है, दैट इज अ डाइवेलेंट मेटेलिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, तो डाइवेलेंट फॉर्म ही ट्रांसपोर्ट होगी। डाइवेलेंट कौन सी है, Fe2। ओके, ये एब्जॉर्प्शन सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि साइट कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट for the absorption of iron is the duodenum। इसके अलावा the transporters that is present on the basal surface these are the ferroportin, ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स का नाम पूछ सकते हैं, which transporter is responsible for the transport the iron, okay, these are present on the basal surface and these are the ferroportin, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ ferroportin, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयरन इनसाइड द बॉडी कैसे होगा, इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इन द Fe2 फॉर्म इनसाइड द बॉडी, बिकॉज बॉडी के अंदर जाके भी है ना, जैसे पहले ट्रांसपोर्ट हुआ इंटेस्टाइन से, ट्रांसपोर्ट हुआ Fe2 फॉर्म के अंदर, ओके, और ये इनसाइड द बॉडी पहुंच गया, उसके बाद इसको फिर से Fe3 में फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा, तब उसके बाद ये इनसाइड द बॉडी इट कैन ट्रांसपोर्ट इनटू द Fe3 फॉर्म, ओके, आयरन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ Fe3, ओके, बॉडी के अंदर देखिए, जब इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्ट होगा तो ये फॉर्म होगी, लेकिन बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो Fe3 फॉर्म में होगा, ठीक है, इन बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इस फॉर्म में होगा। तो ये दो तीन चीजें हैं याद रखनी है कि बॉडी के अंदर किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, बॉडी के बाहर यानी कि इंटेस्टाइन से किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन कौन सी चीजें करेंगी, विटामिन सी करेगा, HCl ज्यादा होगा, इन दैट केस ऑल्सो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज बेस्ट, ओके। और डिक्रीज कब होता है, फाइटेट्स की वजह से जो कि वेजिटेबल्स में मिलते हैं, ठीक है, और CO3 की वजह से यानी कि कार्बोनेट की वजह से भी डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन, ओके। और टेट्रासाइक्लिन टैबलेट, जो टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन चलती है ड्रग, इन दैट केस ऑल्सो डिक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन, ओके। और व्हेन यू आर टेकिंग टी, फाइटेट और फाइटेट के केस में वेजिटेबल्स में मिलता है, ठीक है, और विद द टी, चाय के साथ अगर कोई आयरन ले रहा है इट कैन ऑल्सो डिक्रीज, ओके। अब बात आती है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन क्या है, ट्रांसफेरिन रहती है प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ में जो बाइंड करेगी, दैट वाज द ट्रांसफेरिन प्लाज्मा प्रोटीन्स, ओके। ट्रांसफेरिन प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होंगी ट्रांसपोर्ट आयरन इनसाइड द ब्लड के अंदर कौन उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफेरिन प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, बट किस फॉर्म में करती हैं, Fe3 की फॉर्म में, जबकि इंटेस्टाइन टू ब्लड में जो जाएगी वो Fe2 यानी कि डाइवेलेंट फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी, ओके। 6 साइट होती हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ आयरन। आयरन की अटैचमेंट के लिए कितनी साइट होती हैं, ट्रांसफेरेंट प्रोटीन्स के अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर 6 साइट होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन रियलिटी व्हाट हैपेंड, आयरन इज ओनली अटैच एट द 2 साइट। देखिए साइट अवेलेबल है 6, बट आयरन अटैच कितनी साइड पे होता है, केवल 2 साइड के ऊपर, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ट्रांसफेरेंट ट्रांसपोर्ट द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द आयरन। ध्यान रखना, ट्रांसफेरेंट जो है क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से होता है, ट्रांसफेरेंट की हेल्प से, ओके। ट्रांसफेरेंट, ट्रांसपोर्ट द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द आयरन, दैट इज द ट्रांसफेरेंट, ट्रांसपोर्ट द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द आयरन, दैट इज द ट्रांसफेरेंट, ओके। ट्रांसफेरेंट, ट्रांसपोर्ट
ट्रांसफेरिन क्या करेगा, ये होता क्या है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, ओके, प्लाज्मा प्रोटीन है। ये क्या करता है, ये इनसाइड द ब्लड आयरन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ओके, ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को। और इसके ऊपर कितनी साइड होंगी, अटैचमेंट ऑफ द आयरन 6 साइट, कितनी साइट होंगी, 6 साइट। बट आयरन जो बाइंड करेगा वो ओनली 2 साइट के ऊपर करेगा, 2 साइट के ऊपर आयरन बाइंड करेगा, बाकी 4 साइट पे आयरन बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल आयरन का, इसका ट्रांसफेरिन का कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मॉलिक्यूल, ओके, 1 मॉलिक्यूल। और ये 2 आयरन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो 1:2, ओके, 2 आयरन को ट्रांसपोर्ट करेगा। और थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो ऑल द 6 मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड टू द ऑल 6 साइट, ओके। बट इन रियलिटी में क्या होता है कि एक केवल 2 साइट पर ही आयरन बाइंड कर सकता है, ठीक है, ओनली 2 साइट के ऊपर आयरन बाइंड करेगा और 2 साइट के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है, और एक साइट के ऊपर 2 मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द फेरिटिन विल ट्रांसपोर्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ द आयरन, ठीक है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के अंदर क्या होगा, ये हाइपोथेटिकल पैरामीटर्स होते हैं, नंबर ऑफ द ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल्स इन अ पर्सन इंक्रीज। देखिए जब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज इन दैट, ये कैसे हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, हाइपोथेटिकल पैरामीटर्स हैं, इट कैन बी इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज। और ये सब किस चीज पे डिपेंड करेंगे, ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। और ये ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल्स जब बढ़ जाएंगे, तो जब ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो क्या बढ़ेगा, बाइंडिंग साइट बढ़ गई, और बाइंडिंग साइट जब बढ़ेंगी तो क्या होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। और अगर बाइंडिंग साइट डिक्रीज हो गई तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज हो जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन में आता है तो आपको ध्यान देना है ट्रांसफेरिटिन मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, फिर चाहे वो अनीमिया हो चाहे कोई सा भी हो। देखिए अगर हम पीछे जाके अगर थोड़ा सा इसको फोकस करें, इन दैट केस व्हाट हैपन, दिस इज द एरिया, ओके, सीरम फेरिटिन, सीरम फेरिटिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फेरिटिन इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इसके बीच में कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है, फेरिटिन इज अ डिफरेंट थिंग। और हमें किस चीज पे ध्यान देना है, ट्रांसफेरिन, ओके। तो ट्रांसफेरिन अगर बढ़ेंगी तो क्या होगा, बाइंडिंग साइट्स बढ़ेंगी, लेकिन ट्रांसफेरिन अगर बढ़ेगा, सीरम फेरिटिन, सॉरी, सीरम फेरिटिन अगर बढ़ेगा, इन दैट केस क्या होगा, सीरम फेरिटिन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, बिकॉज आयरन बढ़ गया तो सीरम फेरिटिन बढ़ गई। सीरम फेरिटिन डायरेक्टली आयरन है, ये समझ के चलो आप कि सीरम फेरिटिन इज अ आयरन और ट्रांसफेरिटिन इज अ आयरन बाइंडिंग साइट। तो और ट्रांसफेरिटिन सैचुरेशन इज अ डिफरेंट थिंग, यहां पे हम सैचुरेशन की बात कर रहे हैं। अगर सैचुरेशन कम हो गया, सैचुरेशन क्या, देखिए अगर मान लीजिए 4 मॉलिक्यूल ट्रांसफेरिटिन अवेलेबल है, ओके, इसके 4 मॉलिक्यूल अवेलेबल है, ओके, और 4 मॉलिक्यूल अवेलेबल है किस चीज के, आयरन के, करेक्ट। अब ये आयरन का क्या हुआ है, यहां पे इसके साथ बंध गया, बाइंड कर गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर सैचुरेशन होगा तो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज, इसके बाद हमने अलग से और आयरन दिया, इन दैट केस क्या होगा, सैचुरेशन विल डिक्रीज, बिकॉज सैचुरेशन के लिए साइट ही नहीं है, जब साइट नहीं है तो सैचुरेशन होगा कैसे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, ट्रांस सीरम भी कम हो गया, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर सीरम क्या हो गया, कम हो गया, और इसका सैचुरेशन भी कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे आयरन ही नहीं है। चाहे भले ही मान लो आपके पास बाइंडिंग साइट बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, सैचुरेशन भी बढ़ जाएगा। अगर होगा आयरन तभी तो सैचुरेशन बढ़ेगा, जब आयरन है ही नहीं तो सैचुरेशन कहां से होगा। तो आयरन भी नहीं है, सैचुरेशन भी नहीं हो रहा, तो दोनों चीजें कम हो गई, सीरम फेरिटिन भी कम हो गया और उसकी वजह से सैचुरेशन भी कम हो गया, बिकॉज आयरन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। और सीरम आयरन तो कम है ही, सीरम आयरन भी कम हो गया, ठीक है। अब आपके पास अलॉट ऑफ ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन आपके पास बहुत सारी हैं, लेकिन आयरन है ही नहीं, आयरन है ही नहीं तो कोई सैचुरेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है। सीरम आयरन कम है, लेकिन अब जो अपन नया आयरन देंगे बाहर से, उस केस में क्या होगा, अलॉट ऑफ साइट्स अवेलेबल, बहुत सारी साइट अवेलेबल है, तो आयरन जैसे ही आएगा एकदम से
उसका एब्जॉर्प्शन और बाइंडिंग साइट बढ़ जाएंगी, और बाइंडिंग साइट जब बढ़ेगी तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और वो क्या इंक्रीज करेगी फाइनली, ट्रांसफेरेटिन सैचुरेशन, क्योंकि आयरन आया अब सैचुरेशन शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहेगा। बट ट्रांसफेरिन को आपको याद रखना है, ट्रांसफेरिन, ये ट्रांसफेरिन क्या है, बाइंडिंग साइट्स। ओके, और अगर ट्रांसफेरेटिन ज्यादा होंगी तो बाइंडिंग ज्यादा होगी, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। नेक्स्ट है ट्रांसफेरिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है, ट्रांसफेरिन, बिकॉज ट्रांसफेरिन इज हाई, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इज हाई। ओके, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये कितनी होती है, 360 mg पर dl। ओके, दिस इज द टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। और अगर इसको हम एवरेज हमने मान लिया 360, बाकी 300 to 360 होती है। ठीक है, पर dl, दीज आर द आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। याद रखना है, एमसीक्यू बन सकता है। अब इसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ ट्रांस सैचुरेशन, एक्चुअल सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरिन, एक्चुअल सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरिन, एक्चुअल परसेंटेज ऑफ अटैचमेंट साइट विच आर कवर्ड बाय द आयरन। ओके, देखो एक्चुअल सैचुरेशन क्या है, ट्रांसफेरिन, एक्चुअल सैचुरेशन इज ट्रांसफेरिन, जितनी ज्यादा ट्रांसफेरिन होगी उतना ज्यादा आयरन आएगा, उतनी ज्यादा सैचुरेशन होगी। ओके, एक्चुअल परसेंटेज ऑफ अटैचमेंट साइट पे डिपेंड करेगा ना, विच आर कवर्ड बाय द आयरन। सैचुरेशन किस पे डिपेंड करेगा, जो आयरन के द्वारा कवर्ड है, भले ही हमारे पास कितनी ज्यादा बाइंडिंग साइट हो, कितनी ज्यादा ट्रांसफेरिन हो, बट मान लो ट्रांसफेरिन अवेलेबल है 500 mg आयरन के लिए, ठीक है, बट वी हैव गॉट ओनली द 40 mg आयरन, तो सैचुरेशन कितना होगा, 40 mg का ही होगा ना ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। तो सैचुरेशन पूरा किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी साइट आयरन के साथ कवर्ड है, कितनी साइट जुड़ी हुई है, कहां कहां पे आयरन बाइंड है, उस पर डिपेंड करेगा सैचुरेशन। अब सीरम आयरन की अगर हम बात करें, सीरम आयरन एक्चुअल अमाउंट क्या होता है, दैट प्रेजेंट इनटू द सीरम ऑफ एन इंडिविजुअल, कितना होगा, 120 mg पर dl। ओके, ये एक्चुअल आयरन का लेवल होता है जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टोरेज ऑफ आयरन की हम बात करते हैं। स्टोरेज में क्या होगा, आयरन इज स्टोरेज इनटू द मैक्रोफेजेस ऑफ बोन मैरो। आयरन कहाँ स्टोर होगा, आयरन इज स्टोर्ड इन द मैक्रोफेजेस ऑफ बोन मैरो। ओके, एमसीक्यू याद रखना है कि आयरन कहाँ स्टोर होता है, आयरन कहाँ स्टोर होता है, मैक्रोफेजेस के अंदर, बोन मैरो के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वहां पे आयरन स्टोर होगा। ठीक है, और स्टोर किसके द्वारा होगा, स्टोर्ड बाय द पैरेनकाइमल सेल्स ऑफ द लिवर। किसके द्वारा स्टोर होगा, और कहाँ स्टोर होगा, स्टोर्ड बाय द पैरेनकाइमल सेल्स ऑफ द लिवर। आयरन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, फेरेटिन की फॉर्म में। स्टोर किस फॉर्म में होगा, फेरेटिन की फॉर्म में। ठीक है, आयरन किस फॉर्म में स्टोरेज होता है, फेरेटिन की फॉर्म में। फेरेटिन जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ द आयरन कहलाती है। ठीक है, हीमोसिड्रिन, डिटेक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ आयरन। हीमोसिड्रिन क्या है, डिटेक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ आयरन। आयरन का अगर स्टोरेज डिटेक्ट करना है, इन विच फॉर्म यू विल डिटेक्ट, हीमोसिड्रिन की फॉर्म में। हीमोसिड्रिन कैन सीन विद द हेल्प ऑफ स्टेन। कौन सी स्टेन, अभी आपने देखा होगा, पैथोलॉजी पढ़ रखी है तो हमने एक पर्ल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, पर्ल रिएक्शन। ठीक है, पर्ल रिएक्शन कब होती है, जब हम एक स्टेन डालते हैं आयरन को देखने के लिए, दैट इज अ प्रूसियन ब्लू स्टेन। प्रूसियन ब्लू स्टेन के टाइम पे क्या होता है, पर्ल रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे कौन सी स्टेन होती है, हीमोसिड्रिन कैन बी डिटेक्ट बाय, किस फॉर्म में होगा, सबसे पहले देखते हैं डिटेक्ट किस फॉर्म में होगा, हीमोसिड्रिन की फॉर्म में। अब ये हीमोसिड्रिन को डिटेक्ट किस स्टेन से करेंगे, दैट इज अ प्रूसियन ब्लू। ओके, इस फॉर्म में डिटेक्ट करेंगे, सॉरी इस स्टेन के द्वारा
डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू बनता है कि किस फॉर्म में डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले स्टोरेज किट फॉर्म में होगा, आयरन स्टोरेज विल इन द फेरेटिन फॉर्म। ओके, इसको डिटेक्ट किस फॉर्म में करेंगे, हीमोसिड्रिन की फॉर्म में। इसको किस स्टेन के द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा, दैट इज अ प्रूसियन ब्लू स्टेन। और रिएक्शन की अगर बात करें देन द पर्ल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी इसमें, पर्ल पर्ल रिएक्शन। ओके, पर्ल रिएक्शन, प्रूसियन ब्लू रिएक्ट विद द हीमोसिड्रिन। इसमें क्या होता है, प्रूसियन ब्लू जो है वो हीमोसिड्रिन के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स। क्या फॉर्म करेगा, डार्क ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स। ओके, एंड वॉयलेट कलर के भी हो सकते हैं, डार्क ब्लू या वॉयलेट कलर के। और उसको, उसी रिएक्शन को अपन कहते हैं पर्ल रिएक्शन। ओके, पर्ल रिएक्शन। बोन मैरो के अंदर फेरेटिन कितना रहता है, जितना सीरम फेरेटिन अवेलेबल है, इक्विलिब्रियम। ओके, देखो, इंस्टेड ऑफ द डूइंग बोन मैरो फेरेटिन एज एन अल्टरनेटिव वी कैन एस्टिमेट सीरम फेरेटिन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्टोरेज आयरन। बिकॉज अभी हमने बात करी कि जो आयरन सीरम के अंदर रहता है, ब्लड के अंदर रहता है, ठीक है, सीरम आयरन वो इक्वल होता है बोन के अंदर जो स्टोरेज है, स्टोरेज आयरन के इक्वल होता है। तो अगर हमको स्टोरेज आयरन को पता करना है तो हम क्या पता करेंगे, हम सीरम आयरन पता करेंगे। ठीक है, सीरम आयरन पता चलने से ही हमको स्टोरेज आयरन का पता चल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आयरन कम हुआ तो क्या होगा, क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, अनीमिया होगा, ठीक है, फटीगनेस होगी, येलोइश कलर, पेलर कलर हो जाएगा, डिक्रीज इन फिजिकल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी विल डिक्रीज। ओके, और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कैन बी अकर इफ द हाई सीवियर अनीमिया है तो। ठीक है, पल्पिटेशन हो सकते हैं। और आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल होता है किसके लिए, फंक्शनिंग ऑफ द एपिथेलियल एंजाइम। एपिथेलियल एंजाइम के लिए आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है। आयरन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल फॉर द एपिथेलियल एंजाइम। ठीक है, स्पून शेप्ड नेल्स आपने देखे होंगे, उसे क्या बोलते हैं, कोयलो नेकिया, कोलियो कोलियो सॉरी, हाँ कोयलो नाइकिया। तो कोयलो नाइकिया कहाँ मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में। ठीक है, इमेजेस इसकी आती हैं, अभी हम इमेज बेस्ड जब डिस्कशन करेंगे उसमें सारी इमेजेस डिस्कशन करेंगे और फिर से इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, हेयर लॉस हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर, मीन आयरन डेफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, आयरन कंट्रोल, आयरन क्या करता है, कंट्रोल करता है फीडिंग सेंटर को इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर फीडिंग सेंटर इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द आयरन। ठीक है, पाइका, और इसके बाद अल्टर्ड, नेक्स्ट है हमारा आयरन प्रोफाइल। ओके, आयरन प्रोफाइल देखेंगे, मीन प्रोफाइल ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है इन दैट केस आयरन प्रोफाइल क्या है, एक्चुअली वो हम देख चुके हैं, सीरम फेरेटिन हमने देखा था डिक्रीज हो रहा था, ट्रांस फेरेटिन सेचुरेशन भी डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, ट्रांस फेरेटिन सेचुरेशन ऑल्सो डिक्रीज, और सीरम आयरन भी डिक्रीज हो रहा था, केवल एक ही चीज बढ़ रही थी, दैट वाज द टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द आयरन, दैट विल इंक्रीज। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस कर दी जाती है, तो उसे क्या, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस क्या है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस होती है बोन मैरो एग्जामिनेशन, बोन मैरो एग्जामिनेशन। रूटीन डायग्नोसिस की बात करें तो हम केवल ब्लड से देख लेते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन करके। ठीक है, हम यानी कि सीरम आयरन देख लेते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑल्सो डिक्रीज, एमसीबी डिक्रीज हो जाता है, एमसीएच डिक्रीज हो जाता है, और एमसीएचसी डिक्रीज हो जाता है। अभी हमने बात करा था एमसीएचसी कितना होना चाहिए नॉर्मल, अगर 34 से नीचे जाता है तो क्या होगा, अनीमिया। याद है, 34 से नीचे जाएगा तो अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, करेक्ट।
अगर इसमें पैप स्मीयर देखते हैं, ठीक है, तो स्लाइड पे जब हम ब्लड रखेंगे और पैप स्मीयर करेंगे, ठीक है, तो पैप स्मीयर के दौरान हमको क्या दिखेगा, माइक्रोसिटिक अनीमिया दिखेगा, ठीक है, माइक्रोसिटिक हो जाएगा, सेल्स का साइज छोटा हो जाएगा आरबीसी का, दैट्स वाई वी कॉल इट माइक्रोसिटिक। ओके, हाइपोक्रोमिक अनीमिया दिखेगा बिकॉज कलर भी कम हो जाएगा, बिकॉज हीमोग्लोबिन उसके अंदर कम हो गया, दैट्स वाई कम हो जाएगा क्या, कलर, उससे क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक अनीमिया। ठीक है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन भी, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विल इंक्रीज। ओके, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, एनाइसोसाइटोसिस हो जाएगी। एनाइसोसाइटोसिस क्या होती है, वेरिएशन इन द शेप एंड साइज। ओके, और साथ में क्या होगा, पॉइकिलोसाइटोसिस होगी, वेरिएशन इन द शेप, पॉइकिलोसाइटोसिस हो जाएगी, साइज में एनाइसोसाइटोसिस, साइज विल साइज में वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, और पॉइकिलोसाइटोसिस वेरिएशन इन द शेप, और पेंसिल सेल्स दिखाई देंगे। पेंसिल सेल्स क्या होते हैं, आरबीसी अपीयर लाइक अ पेंसिल, और टारगेट सेल भी दिखाई देंगे। टारगेट सेल, हालांकि मोस्ट कॉमन फीचर टारगेट सेल अगर आता है तो वो थैलेसीमिया ट्रेट की तरफ, थैलेसीमिया की तरफ शायद टारगेट करता है। ठीक है, टारगेट सेल इज टारगेट द थैलेसीमिया यू कैन फोकस ऑन, बट टारगेट सेल्स यू कैन सी ऑल्सो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ओके, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोक्रोमिक अनीमिया। अभी हम पूरा जो पेप स्मीयर का स्लाइड देखेंगे, ठीक है, और दैट स्लाइड हम लोग डिस्कस करेंगे इन द, वो स्लाइड हम लोग इमेज बेस्ड डिस्कशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और सिस्टमिक या फिर डिफरेंट टॉपिक लेते हैं। ठीक है, दैट इज अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में शायद इससे ज़्यादा कोई कुछ पूछेगा नहीं। ओके, अब अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज के अंदर क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और क्या होता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, हॉजकिंस लिम्फोमा हो सकता है। ठीक है, क्रोनिक इन्फेक्शन कंडीशंस भी हो सकती हैं, कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, इन दैट केस सिक्रीशन ऑफ द इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन 6 का सिक्रीशन क्या होगा, सिक्रीशन होगा इन सारी कंडीशंस में ना, सिक्रीशन होगा इंटरल्यूकिन 6 का और साइटोकाइंस का, और उसके सिक्रीशन की वजह से इंटरल्यूकिन 6 का सिक्रीशन हो गया तो ये किस पे एक्ट करेगा, लिवर के ऊपर एक्ट करेगा, बोन मैरो के ऊपर एक्ट करेगा। जब ये बोन मैरो पे एक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये बोन मैरो के अंदर क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन विल डिक्रीज, देन व्हाट हैपेंड, आरबीसी बनना कम हो जाएगा, और उस केस में क्या होगा, जब आरबीसी बनना कम हो गया तो इट विल लीड टू द अनीमिया। ओके, और लिवर के ऊपर काम करेगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज द फेरेटिन और डिक्रीज द ट्रांसफेरेटिन सैचुरेशन, इन दैट केस व्हाट हैपेंड, माइक्रोसिटिक ऑफ हाइपोक्रोमिक अनीमिया डेवलप हो जाएगा। अगर लिवर पे इंटरल्यूकिन 6 काम करेगा, दैट इज सिक्रीटिंग बाय द इन्फेक्शंस और बाय द क्रोनिक डिजीज, सम टाइप ऑफ क्रोनिक डिजीज, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मैलिग्नेंसी, हॉजकिंस लिम्फोमा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो भी डिजीज कर रही हैं, एंड इन दैट केस व्हाट हैपेंड, इंटरल्यूकिन 6 और साइटोकाइन सिक्रीट होंगे, वो दो जगहों पर एक्ट करेंगे, बोन मैरो के ऊपर और लिवर के ऊपर। बोन मैरो के ऊपर अगर वो एक्ट करते हैं तो क्या करेंगे, डिक्रीज द एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन व्हेन डिक्रीज तो क्या होगा, आरबीसी नहीं बनेंगे या कम बनेंगे। ओके, तो आरबीसी नहीं बनेंगे उस केस में तो क्या होगा, नॉर्मोसिटिक अनीमिया होगा। नॉर्मोसिटिक अनीमिया होगा जो कि कॉमनेस्ट कॉज है, कॉमनेस्ट देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिलता है, नॉर्मोसिटिक अनीमिया। इन केस ऑफ व्हाट, क्रोनिक डिजीज के साथ जो अनीमिया होता है उसके अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है नॉर्मोसिटिक। ठीक है, बिकॉज नॉर्मोसिटिक क्यों मिलता है, ज़्यादातर इंटरल्यूकिन 6 का पहला एक्शन किसके ऊपर होगा, बोन मैरो के ऊपर, और बोन मैरो के ऊपर जब एक्शन होगा तो क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन विल डिक्रीज, एरिथ्रोपोइटिन विल डिक्रीज। हालांकि एरिथ्रोपोइटिन वहां से आ रहा है, कहाँ से, किडनी से। ठीक है, किडनी से आ रहा है, लेकिन आके काम कहाँ कर रहा है, बोन मैरो के अंदर, तो उसकी एक्टिविटी बोन मैरो के अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब बोन मैरो के अंदर उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, बोन मैरो विल नॉट फॉर्म अ लॉट ऑफ सेल्स। ओके, नॉर्मली सेल्स जितने फॉर्म होते थे उतने नहीं होंगे आरबीसी, और उसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मोसिटिक अनीमिया हो जाएगा। दूसरी कंडीशन जो है, लिवर के ऊपर काम करेगा। लिवर के ऊपर जब काम करेगा तो क्या होगा, इंक्रीज द फेरेटिन और डिक्रीज द सैचुरेशन, ट्रांसफेरेटिन सैचुरेशन विल डिक्रीज। इन दैट केस व्हाट हैपेंड, लिवर के केस में क्या होगा, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया डेवलप होगा। ठीक है, इंटरल्यूकिन 6 जो है वो एक्ट करते हैं बोन मैरो के ऊपर, और वो क्या करते हैं, फिर एक्टिविटी ऑफ बोन मैरो विल रिडक्ट, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। जब बोन मैरो की एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, बोन मैरो कम
सेल्स फॉर्म करेंगे। इंटरल्यूकिन 6 डिक्रीज होता है एक्टिविटी ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन की अभी मैं बता चुका हूँ, एरिथ्रोपोइटिन की डिक्रीज एक्टिविटी भी डिक्रीज कर देता है इन द बोन मैरो, ठीक है, जिससे नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन द आरबीसी विल डिक्रीज एंड नो चेंज इन शेप, बट शेप के अंदर कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा। नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया देखने को मिलता है अगर आरबीसी के ऊपर कोई बोन मैरो के ऊपर चेंज करेगा तो एरिथ्रोपोइटिन के केस में, ठीक है, बोन मैरो के केस में। लेकिन वहीं पर लिवर के केस में अगर इंटरल्यूकिन 6 एक्ट्स ऑन द लिवर देन व्हाट हैपन रिस्पांसिबल फॉर द फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स, और प्लाज्मा प्रोटीन्स के लेवल में जब बार बार फ्लक्चुएशन होगा तो उस केस में क्या होगा, इंक्रीज द ट्रांसफेरेटिन बट डिक्रीज द ट्रांसफेरेटिन सैचुरेशन, ठीक है, इसे कहते हैं हेप्सिडिन। हेप्सिडिन के केस में क्या होता है, आयरन इनिबिटरी इट हेपाटिक प्रोटीन, हेप्सिडिन क्या होती है, हेपाटिक प्रोटीन होती है जो क्या करती है, आयरन को लिए इनिबिटरी होती है, इनिबिटरी फॉर द आयरन, और ब्लॉक द ये ब्लॉक कर देती है किसको, ब्लॉक द रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम द स्टोरेज साइट, ठीक है, जो स्टोरेज साइट है बोन मैरो के अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर स्टोरेज हुआ है उस साइट को क्या करेगी, ये ब्लॉक कर देगी, और ब्लॉक द एब्जॉर्प्शन ऑल्सो फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, और ये हेप्सिडिन क्या करती है, साथ में दोनों जगह से ब्लॉक कर देगी, आयरन का एब्जॉर्प्शन भी ब्लॉक कर दिया और आयरन का जो स्टोरेज है उसका रास्ता भी ब्लॉक कर दिया, स्टोरेज आयरन भी अब ब्लड में नहीं आ पाएगा, ठीक है, या बहुत कम आएगा, तो डेफिशिएंसी हो जाएगी आयरन की, ठीक है, एंड आरबीसी बिकम स्मॉल, इस केस में क्या होगा, आरबीसी बहुत स्मॉल हो जाएंगे और उससे क्या होगा, माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक अनीमिया डेवलप होगा इन केस ऑफ लिवर, डोंट फॉरगेट अबाउट इट, ओके। हियर द माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया इज नॉट बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ आयरन इज नॉट गेटिंग यूटिलाइजेशन, बिकॉज आयरन इज सफिशिएंट अवेलेबल but the person is taking the iron but iron is not absorbing, why this is not absorbed, it is not absorbed due to the hepcidin is working and block the absorption of the iron, okay, और आयरन स्टोरेज में भी काफी है बट हेप्सिडिन की वजह से आयरन स्टोरेज से भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इज नॉट ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी, यहाँ पे जो सारी प्रॉब्लम हुई है ना वो हेप्सिडिन की वजह से हुई है, ठीक है, तो हेप्सिडिन की वजह से हुई है, इसीलिए अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, दो तरीके से होगा, एक तो ये बोन मैरो पर काम करेगा, ठीक है, और बोन मैरो पे जब इंटरल्यूकिन 6 इसमें जब भी, देखिए एक बार फिर से इसे नॉर्मली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, और फिर से कैसे समझ लेते हैं, जब भी कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है उस केस में क्या होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन कौन सी डिजीज कर सकती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, मैलिग्नेंसी हो गई, हॉजकिंस लिम्फोमा हो गया, क्रोनिक इन्फेक्शियस कंडीशन कोई भी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, एंड अ लॉट ऑफ कंडीशन दे कैन कॉज द इन्फ्लामेशन, ओके। इसके अलावा जब इन्फ्लामेशन हुआ तो इंट्राल्यूकिन 6 और साइटोकाइंस इंक्रीज होंगे बॉडी में, जब साइटोकाइंस और इंट्राल्यूकिन 6 आएंगे ये दो जगह पे काम करेंगे, एक तो काम करेगा बोन मैरो पे और दूसरा काम करेगा लिवर के ऊपर। यदि ये बोन मैरो पे काम करता है तो वहां पे क्या करेगा, बोन मैरो की एक्टिविटी को रिडक्ट कर देगा, कम कर देगा, रिडक्शन ऑफ द बोन मैरो एक्टिविटी। अब बोन मैरो एक्टिविटी कम हुई तो क्या होगा, आरबीसी कम बनेंगे ना, और जब आरबीसी कम बनते हैं तो उनका साइज और शेप तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, बस कम फॉर्म हो रहे हैं तो नॉर्मोसिटिक अनीमिया डेवलप हो जाएगा। और साथ ही ये क्या करेगा, एरिथ्रोपोइटिन को बोन मैरो के अंदर यूटिलाइजेशन नहीं होने देगा, एरिथ्रोपोइटिन का जो एक्शन है उसको भी डिक्रीज कर देगा, तब भी सिचुएशन सेम ही है, नॉर्मोसिटिक अनीमिया, ओके, बिकॉज बोन मैरो का सवाल है। दूसरी बात आती है कि ये लिवर के ऊपर अपना इफेक्ट डालेगा, कहाँ डालेगा, लिवर के ऊपर, और जब ये लिवर के ऊपर अपना इफेक्ट डालेगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स वो सारी फ्लक्चुएट हो जाएंगी, ठीक है, और वो फ्लक्चुएट कब होंगी, जब इंट्राल्यूकिन 6 लिवर के ऊपर काम करेगा तो फ्लक्चुएट हो जाएंगी, पूरी डिस्टर्ब हो जाएंगी। जब डिस्टर्ब होंगी प्लाज्मा प्रोटीन्स तो क्या होगा, ट्रांसफेरेटिन बढ़ जाए, सीरम फेरेटिन बढ़ जाएगा और ट्रांसफेरेटिन सैचुरेशन विल डिक्रीज, ओके। एक तो प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा, लिवर के अंदर से कुछ प्रोटीन्स डेवलप होगी, प्रोटीन सिक्रीट होंगी, दैट आर द इनिबिटरी प्रोटीन फॉर द आयरन, ठीक है, उसका नाम है हेप्सिडिन, और हेप्सिडिन प्रोटीन क्या करेगी, ब्लॉक करेगी एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन एंड रिलीज ऑफ द आयरन, ठीक है, कहां से रिलीज करना, जहां स्टोरेज है आयरन का, स्टोरेज से वो उसका रिलीज को ब्लॉक कर देगी, और उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज के अंदर देखें, देखिए चलिए फिर से एक टेबल बना लेते हैं, बहुत इजी है पर समझना जरूरी है
सीरम फेरेटिन, सीरम फेरेटिन। ओके, सेकंड सेम परसेंटेज ऑफ द ट्रांस फेरेटिन सैचुरेशन, ठीक है। थर्ड क्या था, सीरम आयरन, सीरम आयरन। और फोर्थ क्या है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये चार चीजों की टेबल फिर से बना लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अब पहले देख चुके हैं कुछ चीजें, बट ओके दोबारा से देख लेते हैं। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर क्या हो रहा था, सीरम फेरेटिन क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ट्रांस सैचुरेशन क्या हो रहा था, ट्रांस फेरेटिन सैचुरेशन डिक्रीज हो रहा था, सीरम आयरन डिक्रीज हो रहा था, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज, बढ़ रही थी, ठीक है। अब हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं, पहले हमने 3 डिजीज ली थी, सिडरोब्लास्टिक लिया था और थैलेसीमिया ट्रेट लिया था। अब हम इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज ऑल्सो, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ठीक है, ये भी इंक्लूड कर देते हैं। तो देखिए अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज, अभी हमने डिस्कस की कि यहाँ पे आयरन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टोरेज प्रॉपर है, द पर्सन इज टेकिंग प्रॉपरली आयरन, ठीक है, डाइट में भी प्रॉपर आयरन ले रहा है, तो आयरन की कोई कमी नहीं है। कमी दूसरी है, कमी दूसरी क्या है, इंट्राल्यूकिन 6 की। किसकी कमी है, इंट्राल्यूकिन 6 की, दैट वाज इंटरफेयर विद द लिवर और बोन मैरो एक्टिविटी। ओके, तो आयरन क्या है यहाँ पे, सीरम फेरेटिन की बात करें तो प्रॉपर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, और उल्टा बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है, ठीक है। लेकिन सैचुरेशन क्या है, दैट्स अ मेन पॉइंट। सैचुरेशन क्या है आयरन का, अब देखो सिंपल सा समझने वाली बात है कि आयरन खूब है, ओके नो प्रॉब्लम, आयरन बहुत है, स्टोरेज भी बहुत सारा है, और हम खा भी बहुत सारा रहे हैं, ठीक है, डाइट में भी प्रॉपर आ रहा है। लेकिन क्या सीरम के अंदर आयरन आ रहा है, बिकॉज स्टोरेज ब्लॉक कर रखा है उसने, हेप्सिडिन प्रोटीन ने, लिवर के अंदर से जो आ रही है। तो क्या सीरम के अंदर आयरन आ रहा है, और जब सीरम के अंदर आयरन नहीं आ रहा तो वो ट्रांसफेरेटिन के साथ बाइंड करेगा, नहीं करेगा। तो ट्रांसफेरेटिन के साथ बाइंड भी नहीं हुआ, तो बाइंड नहीं हुआ तो क्या सैचुरेशन होगा, नहीं होगा, बिकॉज अभी हमने पीछे बात की थी कि सैचुरेशन क्या है, कितना आयरन बाइंडिंग यानी कि ट्रांसफेरेटिन को कवर करके रखा है, दैट इज द सैचुरेशन। तो यहाँ पे कवर तो है ही नहीं ना, सीरम के अंदर तो पूरा खाली पड़ा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन विल डिक्रीज, सैचुरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू आयरन सीरम के अंदर है ही नहीं। ओके, और दूसरा है सीरम आयरन। अब सीरम आयरन क्या होगा, सिंपल सी बात है, आयरन कहाँ है, बोलो, स्टोरेज में, ब्लड में नहीं है, कहाँ है, स्टोरेज में। और दूसरा कहाँ है, जीआईटी में, जिसे तुम खा रहे हो। अब जीआईटी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, स्टोरेज से वैसे नहीं आ पा रहा, क्योंकि हेप्सिडिन ने क्या करा, हेप्सिडिन प्रोटीन ने ब्लॉक कर रखा है दोनों जगह को। तो सीरम आयरन कहाँ है, कम है, सीरम के अंदर डिक्रीज, ठीक है। तो क्रोनिक डिजीज के अंदर क्या है, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, सीरम आयरन भी डिक्रीज हो गया। अब जब सीरम आयरन डिक्रीज हो गया, ठीक है, सारी चीजें डिक्रीज हो गई, तो अब हम कहेंगे कि टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी तो बढ़नी चाहिए, है ना, लेकिन नहीं बढ़ेगी, बिकॉज यहां पे जो इंट्राल्यूकिन 6 और साइटोकान्स हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं किसके साथ, बाइंडिंग साइट के साथ। बाइंडिंग साइट्स भी उतनी नहीं है वहां पे, और जब बाइंडिंग साइट नहीं है तो क्या टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बाइंडिंग साइट है ही नहीं, और जब आयरन ही नहीं आ रहा, कहीं से रिलीज नहीं हो रहा, प्लस बाइंडिंग साइट भी नहीं है, ठीक है, इन दैट केस व्हाट हैपेंड, बाइंडिंग साइट ऑल्सो, टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है, ये भी डिक्रीज हो जाएगी। अब दूसरी सिडरोब्लास्टिक अनीमिया की कंडीशन हम देख चुके हैं, है ना, अगर चाहो तो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सिडरोब्लास्टिक अनीमिया के अंदर क्या हो रहा था, वहां पे सिडरोब्लास्टिक अनीमिया में सीरम फेरेटिन बढ़ रहा था, ठीक है, सैचुरेशन भी बढ़ रहा था, और सीरम आयरन भी बढ़ रहा था। अब सब सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो बाइंडिंग साइट तो पूरी सैचुरेटेड है, तो सिडरोब्लास्टिक अनीमिया के अंदर जब सारी साइट सैचुरेटेड है तो क्या होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। और थ्रेट के अंदर जो थैलेसीमिया ट्रेट हमने देखा था उसमें सब नॉर्मल था। ओके, तो दीज आर द अंडरस्टैंडिंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आप समझ सकते हो। अब इसके बाद इन द मेजोरिटी ऑफ द पीपल द एक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 6 क्या होता है, मोर प्रोमिनेंट होता है ऑन द बोन मैरो। तो देखो अभी हमने बात की थी ना, मैंने तुमको बताया था कि मोस्ट कॉमन कौन सा देखने को मिलता है, अगर
अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है तो मोस्ट कॉमनली कौन सा अनीमिया देखने को मिलेगा? आई वाज टॉक्ड ऑल्सो कि नॉर्मोक्रोमिक देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा नॉर्मोक्रोमिक? क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम जो इंट्राल्यूकन है वो ज्यादातर इंटरफेयर किसके साथ करेगा? बोन मैरो के साथ, और बोन मैरो के अलावा एरिथ्रोपोइटिन के साथ। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि भाई बोन मैरो की एक्टिविटी कम हो गई, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन की एक्टिविटी कम हो गई, बट जितने थोड़े बहुत आरबीसी बन रहे हैं दे आर शेप और साइज में बिल्कुल नॉर्मल हैं। इस वजह से नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया डेवलप होता है। लेकिन यहीं अगर प्रॉब्लम कहाँ होती है? लिवर के साथ, तब क्या होगा? लिवर के साथ प्रॉब्लम होगी। हेप्सिडिन विल ब्लॉक कंप्लीटली आयरन, ना तो एब्जॉर्प्शन होने देगी और ना ही बाइंडिंग साइट से सीरम में आने देगी, ठीक है, हेप्सिडिन। उस वजह से क्या होगा? आयरन बिल्कुल नहीं मिला। इन दैट केस व्हाट हैपेंड? सेल का साइज विल डिक्रीज। तो कौन सा होगा? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। बिकॉज सेल का साइज जब कम हुआ तो कंटेनिंग आरबीसी भी तो कम हो जाएगा। जब कंटेनिंग आरबीसी कम हुआ तो इन दैट केस हाइपोक्रोमिक ऑल्सो। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? प्राइमरी कॉज। ट्रीटमेंट किस चीज का देना है? डिजीज का। जस्ट ट्रीट द डिजीज। ओके, उस केस में सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके बाद आता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को देखते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। तो अगर मान लीजिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन B12 की सोर्स क्या होती है? डाइट। और कौन सी डाइट? एनिमल फूड। मोस्टली कहाँ मिलेगा विटामिन B12? एनिमल फूड के अंदर, ठीक है। और गट बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो गट बैक्टीरिया इज नॉट अ इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द विटामिन B12। ओके, तो मोस्टली क्या है? डाइट। और कौन सा डाइट? कौन सा डाइट? एनिमल फूड। अब ज्यादातर प्रॉब्लम ये किस में देखने को मिलेगी? भाई जो एनिमल फूड नहीं खाता, ठीक है, इनके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वेगान्स के अंदर। वेगान्स क्या होते हैं? वेगान्स दे डू नॉट ईट द एनिमल फूड, इवन दे डू नॉट ईट द मिल्क। दूध भी नहीं पीते, ठीक है। तो उनके अंदर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। विटामिन B12 ऑल्सो कॉल्ड, विटामिन B12 को ऑलरेडी क्या कहते हैं? साइनोकोलाबामिन। क्या बोलते हैं? साइनोकोलाबामिन। तो ये याद रखिएगा, साइनोकोलाबामिन, ठीक है, साइनोकोलाबामिन। ये विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोलाबामिन। ओके, और हाइड्रोक्सी कोलाबामिन। हाइड्रोक्सी कोलाबामिन, ठीक है, साइनोकोलाबामिन बोलेंगे या फिर हाइड्रोक्सी कोलाबामिन भी बोलते हैं। ये हैवी मेटल कोबाल्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इसलिए इसे कोलाबामिन बोलते हैं। बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? हैवी मेटल कोबाल्ट, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर। आयरन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कोबाल्ट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन और साइनोकोलाबामिन और हाइड्रोक्सी कोलाबामिन। ओके, विटामिन B12 अटैच किसके साथ करता है? डाइटरी प्रोटीन्स। अटैच्ड विद द डाइटरी प्रोटीन्स। ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, ये डाइटरी प्रोटीन्स के साथ अटैच होता है विटामिन B12। और फूड मूव करेगा फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द स्टोमक, तो उसके साथ में ये भी करेगा। इसके बाद आता है पेप्सिन, होता है स्टोमक के अंदर, रिएक्ट करता है विटामिन B12 के साथ, और विटामिन B12 यहाँ पे फ्री हो जाता है। किसकी हेल्प से फ्री होता है? पेप्सिन की हेल्प से। देखो जब हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, उस समय जो विटामिन B12 होता है ना, वो फूड के साथ अटैच होता है। किसके साथ अटैच होता है? फूड के साथ, डाइटरी प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। तो जब ये स्टोमक में जाएगा, मूव करेगा, स्टोमक में क्या मिलेगा? पेप्सिन। और पेप्सिन के साथ ये रिएक्ट करेगा और प्रोटीन से अलग हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन से अलग हो जाएगा। विटामिन B12 यहाँ पे फ्री हो जाएगा एंड डाइटरी प्रोटीन ऑल्सो सेपरेट ऑफ। ओके, वो भी सेपरेट हो जाएंगी। फिर अटैचमेंट ऑफ द विटामिन B12 सिलाइवरी प्रोटीन्स विद द सिलाइवरी प्रोटीन।
किसके साथ अटैचमेंट होगा, सिलाइवरी प्रोटीन्स के साथ में। और यहाँ पे पैराइटल सेल्स के अंदर से स्टोमक में क्या सिक्रीट होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। देखो पैराइटल सेल्स एक तो HCl सिक्रीट करता है, सबको पता है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी सबको पता है, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर की हेल्प से क्या होगा, विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा, बिकॉज विटामिन B12 इज नॉट अ फ्री, इंट्रिंसिक फैक्टर इज नॉट एबल टू बाइंड विद इट इन स्टोमक। स्टोमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, फ्री नहीं होता है, ठीक है, और ये आसानी से बाइंड नहीं कर सकता आयरन के साथ में। तो क्या होगा यहाँ पे, इन द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के अंदर क्या होगा, पैनक्रिएटिक एंजाइम आएंगे, क्या आएंगे, पैनक्रिएटिक एंजाइम। और वो क्या करेंगे, पैनक्रिएटिक एंजाइम विटामिन B12 को फ्री करेंगे, किसके साथ से, ये दोबारा अटैच हो गया था ना, जैसे ही स्टोमक में आया, स्टोमक में क्या मिला था, पेप्सिन, पेप्सिन ने इसे डाइटरी प्रोटीन से अलग किया और ये अटैच हो गया किसके साथ, सिलाइवरी प्रोटीन के साथ। अब सिलाइवरी प्रोटीन को लेके ये पहुंचेगा अटैचमेंट के साथ कहाँ, ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम में क्या होगा, पैनक्रिएटिक जूस, और पैनक्रिएटिक जूस क्या करेगा, विटामिन B12 को सेपरेट करेगा सिलाइवरी प्रोटीन से। नाउ द विटामिन B12 जो है बाइंड होगी किसके साथ, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। अब बाइंड होगी किसकी हेल्प से, पैनक्रिएटिक एंजाइम की हेल्प से। तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग विद इंट्रिंसिक फैक्टर एंड विटामिन B12 को बाइंडिंग कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक एंजाइम, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, एट द इलियम देयर आर स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं दैट एट द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इन दोनों का एब्जॉर्प्शन होगा, कहां से होगा, इलियम के अंदर से, ठीक है। ड्यूडिनम में इसका क्या हुआ, बाइंड हुआ इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में, ठीक है, क्योंकि ड्यूडिनम में आया था पैनक्रिएटिक एंजाइम ने बाइंड करा दिया। अब ये इलियम के अंदर से एब्जॉर्प्शन शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, थ्रू द रिसेप्टर, जो कि इलियम में रिसेप्टर अवेलेबल थे ना, उनके थ्रू क्या करेगा, एंटर कर जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। यहाँ पे प्राइमरी साइट क्या है एब्जॉर्प्शन की, इलियम, अभी तो बात करा, क्योंकि ड्यूडिनम के अंदर तो क्या हो रहा है, ड्यूडिनम के अंदर ओनली क्या हो रहा है, पैनक्रिएटिक जूस आ रहा है, और वो पैनक्रिएटिक एंजाइम क्या कर रहा है, वो सेपरेट कर रहा है सिलाइवरी प्रोटीन से, किसको, विटामिन B12 को, और बाइंड हो रहा है फ्री होते इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में ड्यूडिनम के अंदर, और इलियम में जाके ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज द बेस्ट साइट, या विच इज द प्राइमरी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द आयरन, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए प्राइमरी साइट कौन सी है, प्राइमरी साइट फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन, दैट इज अ इलियम, ओके, ध्यान रखना है, इलियम। नेक्स्ट आता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर होती है तो क्या होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा दैट वाज द नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है, विटामिन B12 की नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी थी हमने, कहाँ से आया, ठीक है, कैसे डाइटरी प्रोटीन से अलग हुआ, कैसे सिलाइवरी प्रोटीन से अलग हुआ, किस तरीके से इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड हुआ, और कहाँ जाके एब्जॉर्ब हुआ, दैट वाज द नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।